इनकम टैक्स विभाग एक ऐसा विभाग जिसका ब्यौरा हर साल जो है हर नागरिक को देश के देना पड़ता है, खास तौर से उनको जिनकी आमदनी जो है टैक्स के दायरे में आती है। और इनकम टैक्स भरने का जो समय सीमा है वो 31 जुलाई आखिरी तारीख है, लेकिन बावजूद इसके आखिरी तारीख के बाद भी कई बार जो है सरकार तय समय सीमा जो है बढ़ाती रहती है। तो हमारे साथ जो है शहर के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट केशव गर्ग साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि ये जो डेडलाइन है, डेडलाइन में अगर टैक्स ना भरा उस सीमा में तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है? थैंक यू सजन जी फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले तो जो टैक्स डेडलाइन की बात करूं, जो आप शुरू हुए कि डेट बढ़ जाती है, इस बार सरकार ने क्या किया है कि डेट जो ड्यू डेट्स हैं जी अलग अलग टैक्स पेयर की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग डेट्स फिक्स करी है। जी जैसे अगर मान लीजिए इफ आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय और मेरी कुछ छोटी मोटी इंटरेस्ट इनकम है या मैं रेंटल इनकम है, जी तो मेरे ऊपर जो आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं वो होते हैं आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। उनकी ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई है। जी यदि मैं कोई बिजनेस करता हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरा कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई मैं दुकानदारी करता हूँ, तो मेरी जो रिटर्न की जो तारीख है वो 31 अगस्त हो जाती है। जी तो इस तरीके से ये स्टैगर्ड वे में किया है। और जिनका ऑडिट है वो 30 सितंबर और 31 अक्टूबर की उनकी डेट होती है। तो वो जो डेट्स हैं इस तरीके से हैं। और जो 31 जुलाई की डेट है मुझे अब नहीं लगता, बिकॉज पहले ही स्टैगर्ड है और बहुत टाइम से सरकार ने इस बार तो 1 अप्रैल 2026 को अपने सारे फॉर्म रिलीज कर दिए थे। तो मुझे उम्मीद बहुत कम है कि डेट कोई आगे बढ़ेगी यहाँ से। जी। तो एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, 31 जुलाई जैसे आखिरी तारीख है, तो ज्यादातर लोग जो है आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं। बिल्कुल। और उसमें जो है पोर्टल पे भी कहीं ना कहीं एक ज्यादा रश हो जाता है तो दिक्कत आती है। तो इस तरह की कोई दिक्कतें आती हैं? देखो, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लेकिन इस समय अगर आप नंबर्स देखें तो लगभग 4.5 करोड़ रिटर्नें अभी तक फाइल हो चुकी है। आज हम 29 तारीख पे बैठे हैं और 4.5 करोड़ इज अ गुड नंबर। और अब तो जो गवर्नमेंट कह रही है कि दे आर अपग्रेडिंग द सिस्टम टू एन एक्सटेंट, कि इस तरीके के लैग या इस तरीके के जो पोर्टल इश्यूज हैं वो अब नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 31 जुलाई में अगर नहीं फाइल करता हूँ तो मेरे को क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है। पहली जो डिफिकल्टी आएगी कि अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर्स बेचे, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और आपका वहां पर कोई कैपिटल लॉस है और वो टाइम दर के अंदर फाइल नहीं किया गया, तो वो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने शेयर बेचा 5 लाख रुपए का और उसमें आपको लेट से 1 लाख रुपए का नुकसान है, ठीक है जी। तो आप 1 लाख का नुकसान जब आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अगले सालों में जी जब आपको कोई और शेयर बेचने पर प्रॉफिट होगा, वो लॉस उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाता है और उसके उस समय पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन उसकी प्री कंडीशन क्या है कि आपका रिटर्न टाइमली होना चाहिए। दूसरा जो दिक्कत है, अगर आप रिटर्न टाइमली नहीं फाइल करते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ये जो चीजें हैं इसको मद्देनजर रखते हुए आपको आईटीआर समय पर भरना बहुत आवश्यक है। और ये जो लास्ट डेट तक का एटीट्यूड है उसको अब छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम के अंदर, सब डेटा अवेलेबल है। आपको टाइमली आप अपने कंसल्टेंट से बात करें या खुद भी करें तो आप उसको टाइमली कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रोसेस नहीं। केशव जी, अगर मैं एक चीज जानना चाहूँ कि आम गलतियां लोग जो है टैक्स भरने के दौरान क्या करते हैं? वैसे तो आजकल जो है सिस्टम या तो अकाउंटेंट के थ्रू या चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू जो है उसको भरवाते हैं सारे, लेकिन बावजूद उसके किस तरह की गलतियां रहती हैं जिसकी वजह से परेशानी होती है? देखिए, मैं आपको एक रिपोर्ट के साथ मुखातिब करना चाहूंगा। एक एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम करके एक रिपोर्ट होता है AIS, और एक टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम करके रिपोर्ट होता है जो कि आपके पैन के साथ लिंक्ड है। आप जो पूरे साल के अंदर आपने जो भी एक्टिविटीज करी है फाइनेंशियल, वो सारी की सारी उसमें रिकॉर्डेड है और वो सरकार आपको आईटीआर के समय पर प्रोवाइड करती है। वो इन्फॉर्मेशन देती है आपको। उसके अंदर आपने म्यूचुअल फंड कितने खरीदे, आपने कितने म्यूचुअल फंड बेचे, आप कहाँ फॉरेन घूम के आए, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी डिविडेंड कितना है, आपने कोई गाड़ी खरीदी नहीं खरीदी, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची, तो सारी डिटेल्स उसके अंदर अवेलेबल है। तो लोग गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो मन करता है वो भरते हैं। और फिर जब क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम ने तो आपकी रिटर्न को और अपने डेटा को मैच करना है, वो वहां पे मिसमैच निकालेगा और नोटिस देगा। जी। तो
ये जो सिस्टम के लेवल पर जो एरर्स होते हैं वो आप मिटिगेट कर सकते हैं अगर आप एआईएस और टीआईएस को बेस बनाएं और उसके बेस पर अपनी रिटर्न फाइल करें। जी यस सर, एक मैं और चीज जानना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जो होती है उसमें जो है कलेक्टर रेट अलग है जी, जिसके ऊपर की रजिस्ट्री होती है, हाँ लेकिन जो ऊपर का पैसा है जो मार्केट रेट है वो अलग है। बिल्कुल। तो इस सूरत में किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए अगर प्रॉपर्टी बेची या खरीदी है? राइट। और दूसरा जो है, अगर किसी ने बेची है, मान लीजिए वो मार्केट रेट के हिसाब से उसने बेची है, तो उसमें उसको वो टैक्स से कैसे बच सकता है? क्या कोई इसका तरीका है? एज फार एज जो पहला तो जो स्टैम्प ड्यूटी की आप बात कर रहे हैं जी। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 50C के तहत अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आप स्टैम्प ड्यूटी जो कलेक्टर रेट है आप उससे कम में प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जी। अगर आपकी प्रॉपर्टी आप उससे कम में बेच रहे हैं तो इनकम टैक्स ये मान लेता है कि जो डिफरेंशियल है वो आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया होगा। मान लीजिए कि कलेक्टर रेट तो है 50 लाख का, जी, आपने वो दिखाया कि मैंने बेची 35 लाख की, जी, ठीक है, तो जो 15 लाख का जो डिफरेंस है वो सरकार ये मान लेती है कि आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया। जी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो सेल प्राइस है वो कलेक्टर रेट से कतई कम ना हो। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जैसे हमारे चंडीगढ़ के अंदर भी कुछ एरियाज हैं जहां पर कलेक्टर रेट ज्यादा है और एक्चुअल रेट जो है वो कम है, तो उस सिनेरियो के अंदर में आप वैल्यूएशन कराएं प्रॉपर्टी का, उस वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराएं और उस रिपोर्ट को अपने साथ में रखें और फिर आप जो है रिटर्न को फाइल करें। यदि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा में आपने कोई प्रॉपर्टी की सिमिलरली यही प्रॉपर्टी को अगर 50 लाख की बजाय आपने 75 लाख का बेचा है, आप 75 लाख रिटर्न में डिस्क्लोज करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं। इवेल्युएट करवाना पड़ेगा। इवेल्युएट तब कराना होगा जब आप कम दिखाते हैं, अगर ज्यादा दिखा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और जो दूसरा सवाल आपने बोला कि अगर उसको बचाना है, टैक्स को सेव करना है तो क्या करें, उसमें आपको जो आपने कैपिटल गेन्स आपने कमाया है उसके अलग अलग आप फर्दर आगे निवेश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई खरीदी, उसका एग्जेम्पशन मिलता है, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं 54EC के अंदर, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं, वो ये कहते हैं कि आप वो पैसा वहां इन्वेस्ट कीजिए और हम आपसे कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। बॉन्ड्स में जो एक शर्त है वो कितनी देर के लिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है? बॉन्ड्स देखिए, जो बॉन्ड्स कैपिटल गेन के लिए अवेलेबल होते हैं वो होते हैं REC के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और NHAI के। जी। तो उसमें बस एक नुकसान ये है कि 4% का ब्याज मिलता है और 5 इयर्स का लॉक इन होता है, तो वो 5 साल का आपका लॉक इन हो जाता है। और बॉन्ड्स में आप अप टू 50 लाख रुपीस अंडर इनकम टैक्स एक्ट आप लगा सकते हैं टू सेव योर कैपिटल। जी। और ITR भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन कितना जरूरी है? ITR भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन अगर आपने नहीं कराया तो वो भरना ही बेकार है। जी। आपको 30 दिन दिए जाते हैं कि आप अपने आधार, OTP, बैंकिंग के साथ, नेट बैंकिंग के साथ या डिजिटल सिग्नेचर के साथ आप उस रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि वो भी ये सब नहीं अवेलेबल है तो आप एक्नॉलेजमेंट निकालिए, उसको प्रिंट कीजिए, साइन करने के बाद आप उसको बैंगलोर भेज सकते हैं, तो आपकी वो जो रिटर्न है वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन आपने 30 डेज के अंदर अगर रिटर्न वेरीफाई नहीं करी तो वो रिटर्न इनवैलिड बन जाती है। तो इनवैलिड का मतलब ये है कि आपने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं करी। एक TDS जिनका कटता है, क्या TDS कटने के बाद भी जो है अपनी जो है ITR भरनी जरूरी है? बिल्कुल भरनी जरूरी है। TDS कटने का मतलब ये नहीं है जी कि आपने टैक्स पे कर दिया है और आप अपनी ड्यूटी से आप फ्री हो गए हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डिस्कस करने वाली है कि जो 12 लाख रुपए की दर हम कहते हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, उसमें जो हमारी थ्रेशोल्ड मिनिमम लिमिट है वो 4 लाख की। अगर मेरी 4 लाख रुपए से इनकम ज्यादा होती है तो मेरे को रिबेट अंडर सेक्शन 87A वो मिल जाता है और उसकी वजह से मेरा जो टैक्स है वो 0 हो जाता है। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर टैक्स नहीं बनता, टैक्स बनता है, लेकिन सरकार रिबेट देती है और इसलिए वो टैक्स 0 होता है। तो अगर मेरी 4 लाख रुपए से इनकम ऊपर है तो मुझे रिटर्न भरना जरूरी है, चाहे मेरा टैक्स बने या ना बने, तो रिटर्न भरना जरूरी है। और TDS कटने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ड्यूटी जो है वो खत्म हो। रिफंड पाने के लिए, जल्दी पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए? देखिए, आजकल तो
अब जैसे हम अपने क्लाइंट्स की आईटीआर भरते हैं, वो पूछते हैं जी रिफंड कितनी देर में आ जाएगा, तो हम तो उनको ये बोलते हैं कि हमारे ऑफिस की सीढ़ियां उतरोगे तब तक आपका रिफंड आ जाएगा, और ऐसा हुआ भी है। तो अगर आपका डेटा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि AIS TIS से प्रॉपरली मैच्ड है, आपने सारा कुछ डिस्क्लोज किया है और आपने टैक्स प्रॉपरली डिक्लेयर किया है, तो आजकल तो सिमिलर सेम डे पर भी रिटर्न प्रोसेस हो रही है और उसका रिफंड आ रहा है। जी सर, जिनकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, क्या उनके लिए भी टैक्स भरना जरूरी होता है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारी तो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। देखिए, बच्चा अगर पूरा साल पढ़ ले और उसको आप पास सर्टिफिकेट ना दें, तो वो क्या पास माना जाएगा? वो पास सर्टिफिकेट उसका एक डॉक्यूमेंट है जिससे वो एविडेंट होता है कि वो पास है। सिमिलरली अगर मैंने जो साल भर में जो मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन है, अगर वो मैंने इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्ट नहीं करा, तो मेरी कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। अब उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मैंने ITR नहीं फाइल किया, मैं कल को वीजा लगाने जाऊंगा तो मेरे को एम्बेसी वीजा नहीं देगी, बिकॉज आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा। आप गाड़ी लेने चाहते हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सो मच सो कि जब हम किसी कोर्ट के अंदर जाकर के पिटीशन फाइल करते हैं, तो वहां पर भी आपकी ITR मांगी जाती है टू इंश्योर कि क्रेडिबल आदमी ही वो पिटीशन फाइल कर रहा है। तो आपका ITR भरना इज नॉट जस्ट कि सिर्फ आप इनकम टैक्स के लिए भर रहे हैं, आप अपनी जो आपने कमाया उसको आप प्रूव कर रहे हैं कि भाई आई एम फाइनेंशियली लिटरेट और मेरे पास मैंने कुछ कमाया और मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ। और अगर आप नहीं डिक्लेयर करते तो हर जगह पर आपको ये बैकलैश आपको हो सकता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपकी एक्सेप्टेंस कम। जैसे आपने बताया कि लोन, वीजा या अन्य सुविधाएं जो मिलती हैं, ITR का वहां पे फायदा मिलता है। बिल्कुल। किस तरह से? जैसे अगर आप वीजा लगाते हैं, मान लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कोई कहीं भी विदेश जाना चाहते हैं, तो वहां पर वो एम्बेसी आपसे ये चेक करती है कि क्या आप अपना खर्चा वहां का खुद से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब वो कैसे मालूम होगा? वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मालूम होगा कि आप कितने पैसे कमाते हैं, आप कितनी अमाउंट पे टैक्स देते हैं। आप प्रॉपर्टी लेते हैं, आपका लोन, आपका रीपेमेंट जो बैंक को वापस चाहिए, वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो आपकी ITR से मालूम पड़ेगा। अगर आपने ITR नहीं फाइल करी तो बैंक को ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आप लोन वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? तो इस तरीके से ITR जो है वो बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट बन जाता है। जो फ्रीलांसर है, गिग वर्कर हैं या ऑनलाइन जो काम करते हैं, तो उनके लिए कितना जरूरी है भरना और कैसे वो भर सकते हैं? देखिए, जो फ्रीलांसर होता है या हमारे यहाँ पर बिकॉज IT का बूम हुआ है और लोग अक्रॉस द ग्लोब जो है कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो फ्रीलांसर्स के लिए रिटर्न भरना बहुत आवश्यक है। बिकॉज अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, सिमिलरली अगर आप अपने रिकॉर्ड्स नहीं दिखा रहे हैं, तो कल को आपको बिजनेस लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, या कल को आपने एक्विजिशन भी करना है। हमारे यहाँ आजकल चलन है एक्वायर करने का कि कोई इन्वेस्टर आता है, पैसा लगा जाता है, वो इन्वेस्टर आके आपसे बाय आउट कर लेता है आपको। वो चीजें तभी हो पाती है जब आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड बना रहे हैं, जब आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, अपने नंबर्स जो है सरकार को या सिस्टम को शेयर कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब वो रिटर्न भरे वो GST को ना भूले। होता क्या है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैंने देश भर में कंसल्टेंसी करी, मैंने 40 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता हूँ, लेकिन GST को भूल जाता हूँ। अब GST का जो दर है वो 20 लाख है, 20 लाख रुपए से ऊपर मुझे GST देना होता है। अब ये प्रॉब्लम आज तो नहीं आएगी, लेकिन 3 साल बाद, 4 साल बाद जब इनकम टैक्स GST को इंफॉर्मेशन देगा कि आपने 40 लाख का डेटा भरा है, तो GST आपसे पूछेगा कि आप GST लाइए, आपने GST क्यों नहीं दिया? तो ये सारी जो चीजें हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फ्रीलांसर, आपको दिमाग में रखनी जरूरी है जब आप ITR फाइल करें, ताकि आप प्रॉपरली करें और आगे जाकर के आपको दिक्कत हो। जी, एक ITR भरने के दौरान कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, गलतियां हो जाती है और गलतियों का प्रावधान भी है कि आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं, और आप जितनी मर्जी बार रिवाइज कर सकते हैं, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। अगर आपने ITR भरा, कोई फिगर उसमें रह गई, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और आपको डेडलाइन के बाद भी नहीं, डेडलाइन है उसका, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप 31 दिसंबर से पहले ही आप रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, 31 जुलाई के बाद डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको जो रिटर्न फाइल करना है वो ओरिजिनल रिटर्न है, फर्स्ट टाइम 31 जुलाई से पहले कर दें। अगर आपको लगता है कि बाद में जाकर के कोई गलती आ गई सामने, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। रादर
एक और चीज है कि गवर्नमेंट ने एक आईटीआर अपडेटेड रिटर्न के नाम से एक फॉर्म निकाला है, जिसमें उन्होंने बोला कि साहब अगर कोई गलती हुई है और आपका कोई टैक्स इम्पैक्ट उसके अंदर आ रहा है, तो आप 24 महीने के अंदर अंदर तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं आईटीआर अपडेटेड, आईटीआर यू बोलते हैं, अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से। बट उसमें अगर पहले साल में किया तो 25% पेनल्टी है, और अगर दूसरे साल में किया तो 50% पेनल्टी है, लेकिन आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जी, इनकम टैक्स के प्रावधानों में, नियमों में कई सारे बदलाव हुए हैं पिछले कुछ समय के दौरान, तो वो किस तरह के बदलाव हुए हैं और इसमें जो है क्या क्या चीजें बदली हैं? देखिए, बदलाव तो इतना बड़ा बदलाव हो गया है कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था, जो 19वीं सदी से चलता आ रहा था, वो पूरा रिप्लेस ही हो गया। तो अभी नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर। दिस फाइनेंशियल ईयर मींस अप्रैल 26 टू मार्च 27। जब आप इसकी आईटीआर अगले साल भरेंगे तो आप वो नए कानून के हिसाब से भरेंगे। तो पुराना एक्ट, हाँ, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हाँ, जो अभी वाली है वो तो पुराने एक्ट के हिसाब से जा रही है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगी वो नए कानून के हिसाब से जाएगी। तो पूरा कानून ही बदल दिया गया जी। तो वो एक अलग चर्चा का विषय, अगर हम उसको डिस्कस करने लगेंगे तो वो इतने छोटे मुख्य बदलाव उसमें कौन सा मेन एक दो? देखिए, मुख्य बदलाव तो उसमें ये आया कि अभी हमारे यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है जी। अभी वो नेक्स्ट जो नया लॉ आ रहा है उसको चेंज करके उन्होंने सिर्फ टैक्स ईयर कर दिया है। अब वो लोगों के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि असेसमेंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, अब टैक्स ईयर की बात होगी। नंबर 2 कि आपका जो ऑनलाइन सर्वाइलेंस है, वो डिपार्टमेंट के पास जो पावर्स हैं वो थोड़ी एक्सीड कर गई हैं। तो आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर भी कि अब अगर आप घूमने जा रहे हैं, आपने फोटोज डाली हैं, तो उसके बेसिस पर भी आपकी इनकम टैक्स आ सकते हैं। तो वो सारी पावर्स जो है वो भी उसके अंदर दी गई है। बाकी जो नया एक्ट है वो मोर और लेस पुराने एक्ट जैसा ही है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उसकी लैंग्वेज को कट डाउन कर दिया गया है ताकि लोग आसानी से समझ पाए। हेड्स ऑफ इनकम वही है, टैक्सेशन उसी तरीके का है, बट जैसे फॉर्म नंबर्स वगैरह जो है, सेक्शन नंबर जो है वो चेंज हो गए। एक चीज जो देखने में आती है कि इनकम को देख के जो है इनकम टैक्स लगता था पहले जी, लेकिन अब ऐसा सुन रहे हैं, वो आप इसको क्लैरिफाई करोगे कि अब जो है आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, आपने खर्चा जो पूरे साल के अंदर किया, तो उस खर्चे को देख के भी सरकार जो है आप तक पहुंच सकती है? बिल्कुल पहुंच सकती है। और मैं आपको याद कराऊं कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहीं पर, मेरे को प्लेटफॉर्म याद नहीं है, बट उन्होंने ये जरूर बोला था कि इनकम टैक्स हमारे पास आ नहीं रहा और लोग लग्जरी गाड़ियां ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, लग्जरी घर बना रहे हैं, वो कहाँ से बन रहे हैं? तो इसका मतलब आपके अननोन सोर्सेज ऑफ इनकम थे जो कि आप डिक्लेयर नहीं करते थे। तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट जो पुराने वाला लॉ है उसके अंदर भी इस तरीके के चेंजेस लाए गए कि अगर आपके पास कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी पाया जाता है, अनएक्सप्लेन्ड कैश पाया जाता है, तो बहुत हेवी पेनल्टीज है। और सिमिलरली साथ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, इसको बहुत जोर दिया गया। अब लोग क्या करते थे, मान लीजिए कि मेरे को टैक्स चोरी कर रही है, मैंने अपने ड्राइवर के नाम मकान ले लिया या मैंने अपनी मेड के नाम डॉक्यूमेंट बना दिए, तो वो सारा बेनामी और पीएमएलए के अंदर वो भी कवर करना शुरू कर दिया। तो जो आपने कहा कि पहले इनकम पर टैक्स लगता था, अब तो इनकम और एक्सपेंसेस देखा जाता है, दोनों देखे जाते हैं कि भाई आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो इनकम भी तो होगी, आप एक्सपेंस कहाँ से कर रहे हैं? तो लोग गलती क्या करते हैं कि आप एक्सपेंस करे जाते हैं, आप इनकम डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो वहां पर आप फंसेंगे और वो नोटिस आएगा ही आएगा। और इतना सर्वाइलेंस, अगर गलती से आप ये सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट को आपके बारे में नहीं पता, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप डिपार्टमेंट नोज मोर देन यू एज फार एज योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर कंसर्न्ड। एक सवाल और लोगों के दिमाग में आता है जनरली, वो ये है कि अगर इनकम टैक्स कोई नहीं भरता या जो कोई भरता है, तो खुदा ना खास्ता कभी उसकी डेथ हो जाते किसी हादसे में, तो कहीं पे वो इनकम टैक्स रिटर्न काम आती है? देखिए, आती है। जो सोशल बेनिफिट्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो इनकम टैक्स के साथ ही चलती है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, आप कल को कोई क्लेम लेने जाएंगे, तो वही मैंने आपको बोला ना कि आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इनकम टैक्स रिटर्न से ही मिलती है। तो जब इस तरीके कोई इंस्टेंस होते हैं, डेथ है या कुछ है, वहाँ गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर प्रोवाइडेड होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और तभी आपको वो स्कीम का फायदा हो सकता है। तो बहुत सारी स्कीम, मतलब
स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी हैं जहां पर पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है एज अ प्रूफ दिखाना पड़ता है। एक जमीन खरीदने के मामलों में जनरली, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जमीन खरीदने के मामलों में क्या होता है कि अगर तो कोई लोन लेके जो है ट्रांजैक्शन कर रहा है, जी जमीन खरीद रहा है, तो उसको जो है कलेक्टर रेट के हिसाब से ज्यादा पैसा रजिस्ट्री पे देना पड़ता है, जी क्योंकि वो उसका लोन जो है उसमें दिखाया जाता है कि 10 लाख का लोन लिया आपने, तो 10 लाख के ऊपर जो है रजिस्ट्री का जो अमाउंट जो है ज्यादा बन गया। बिल्कुल। लेकिन जो कैश में लेता है उसको, उसके ऊपर जो है कैश में कम रजिस्ट्री का जो रेट है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो है। नहीं, ये मेरे को ये धारणा तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा मतलब मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं आया, बिकॉज जो कलेक्टर रेट है वो तो स्टेट ऑफिस या तहसीलदार वो फिक्स करते हैं कि इस प्रॉपर्टी का इतना कलेक्टर रेट है। जी तो वो कलेक्टर रेट तो ऊपर नीचे नहीं होता है। हाँ, लेकिन लोग ये जरूर करते हैं कि 10 लाख की बजाय उसको दिखाएंगे कि 6 लाख की बेची। जी अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि अगर कलेक्टर रेट 10 लाख का है जी। और मैं उससे नीचे में बेच रहा हूँ, तो जो 4 लाख का, मान लीजिए 6 लाख में बेची, तो जो 4 लाख का गैप है उसके ऊपर सरकार बायर से भी टैक्स वसूलेगी और सेलर से भी टैक्स वसूलेगी, और सो मच होगी उसके ऊपर 200% पेनल्टी भी लग सकती है। तो अगर आप इस तरीके की समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्टर रेट है और आप उससे कम में रजिस्ट्री करा लें, तो आप इनकम टैक्स में नहीं निकल पाएंगे। बहुत बड़ी मैं इसीलिए आपसे ये जानकारी चाह रहा हूँ कि कुछ बिल्डर्स यहाँ पूरे इलाके, ट्राई सिटी के इलाके में इस तरह की खरीद फरोख्त चल रही है, और बड़े लेवल पे लोग डेराबस्सी, जीरकपुर, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली सारी जगह खरीदारी करते हैं। तो उसमें एक पहलू ये रहता है कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उसने रजिस्ट्री कराई मान लीजिए 75,000 या 80,000 की, और जिसने कैश में लिया उसने 30,000 की रजिस्ट्री कराई। इस तरह के नोटिस जो है बिल्डरों के पास भी गए हैं, बहुत सारे बिल्डर फंसे भी हैं इनकम टैक्स। ये जाते हैं। मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। जी। कारण क्या होता है कि वो चीज तो 75,000 की ही है जी, ठीक है, लेकिन जब मैंने बैंक से लोन ले लिया जी, तो मेरा एक बैंकिंग चैनल से पैसा आ गया, वो नंबर 1 का पैसा जो कि रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड, ठीक है ना, तो वो उससे कम में जा ही नहीं सकता। जी, जब वो बैंक से पैसा आ गया तो क्या करेगा। जी, लेकिन वो क्या करता है, जहां पर मान लीजिए कोई कैश में, जैसे आपने बोला, वो उसको कहेगा कि ठीक है जी, मेरा कलेक्टर रेट तो 30,000 है, जी, ठीक है, वो 30,000 रुपए में उसकी रजिस्ट्री कराएगा, बाकी जो है वो पार्ट बी में जो हम अनअकाउंटेड में लेते हैं, जो कि वो अनअकाउंटेड गलत है। जी। सरकार इसको प्रेरित नहीं करती कि आप ये अनअकाउंटेड मनी को यूज करें। अगर कल को उस बिल्डर के पास कोई सर्वे हो गया या सर्च हो गया और ये पाया जाए कि आपने वो अनअकाउंटेड मनी उनको दिया हुआ है, बिल्डर का तो स्क्रूटनी होगा ही होगा, आप भी साथ में फंसेंगे। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब बिल्डर के यहाँ कोई सर्च या सर्वे होता है, तो जो बायर होता है उसके पास भी नोटिस आ जाता है कि आप भी आके इंफॉर्मेशन दीजिए। तो ये अगर इस तरीके की आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, और इनकम टैक्स एक्ट इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। आज जो आपका सवाल है, उसमें जो कलेक्टर रेट है वो होगा ही 30,000 का। जी, जी, वो जो पूरी अमाउंट बैंक से ला रहा है उसकी रजिस्ट्री 75,000 में कर रहा है। जो वैसे है तो मिनिमम एक लिमिट बनाया हुआ है कि इतने पे तो रजिस्ट्री होना ही होना है कलेक्टर रेट पे, तो वो तो होना ही होना है। लेकिन वो तरीका गलत है। अगर अनअकाउंटेड मनी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो दोनों के लिए इट इज मुश्किल वाली बात बन सकती है। तो ये थे हमारे साथ शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट केशव गर्ग, जिनका कहना है कि इनकम टैक्स के प्रावधानों में और नियमों में बहुत से बदलाव किए गए हैं। हालांकि वो बदलाव अभी इस साल से लागू नहीं होंगे, उनका जो है अगले साल से जो है डिपार्टमेंट यूज करना शुरू करेगा और उनको नियमों को जो है उसमें लाएगा, कार्यशैली में लाएगा। लेकिन उनका कहना है कि इनकम टैक्स जरूर भरना चाहिए। एक आम आदमी को इनकम चाहे कम हो, उसके बड़े सारे फायदे लोगों को मिलते हैं, खासतौर से लोन में, वीजा में, या अगर आपने बाहर कहीं जाना है तो उसके लिए बड़ी सारी जो है आईटीआर की आपने भरी है या नहीं भरी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और एक आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है उसको डिक्लेयर करते हो, और आप सरकार के जो टैक्स के रिजीम या टैक्स के लॉज बने हुए हैं उनसे भी अपने आप को बचाते हो। खासतौर से नौकरी पेशा तो किसी तरीके से जो है बच नहीं सकते, उनको टीडीएस कटता है, लेकिन वो टीडीएस वापस लेने का एक तरीका है। उसके लिए जरूरी है कि आपको आईटीआर भरनी है। और जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैनों को जो है अपना सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सुविधाओं के लिए है। और कई तरह के लोन्स, कई तरह के जो फाइनेंशियल उनको रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो है ये बड़ी कारगर साबित होती है अगर आप ये इनकम टैक्स की जो है आईटीआर भरोगे। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।
धन्यवाद।